ग्रेविटेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेविटेशन में एक साइंटिस्ट जिसने सबसे ज्यादा काम किया बेटा, और उनका नाम बहुत कम है ना, बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं, बट उन साइंटिस्ट ने बहुत बिल्कुल फाउंडेशन ऑफ ग्रेविटेशन किसी ने दिया, तो वो थे टाइको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट। तो उनका नाम था टाइको टाइको ब्राहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो वो टाइको ब्राहे थे। इन्होंने क्या करा, और ये लगभग टाइम था 1550 से लगभग 1550 से लगभग लेकर 1600 का टाइम था। ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने क्या करा था, इस टाइम पे वो पूरी पूरी रात या पूरे टाइम जो नाइट का समय होता है, रात का समय होता है, उस समय वो स्टार्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का कोऑर्डिनेट को लिखा करते थे। ठीक है, वो उस कोऑर्डिनेट्स को लिखा करते थे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी बात होगी कि वो उन्होंने पूरे जिंदगी में अपने सिर्फ एक ही काम किया कि वो सारे स्टार्स और प्लैनेट जितने हैं उन सब का कोऑर्डिनेट्स को लिखा करते थे, नोट डाउन किया करते थे। तो कहा जाता उनके पास इतने डाटा थे कि उनका रूम बिल्कुल पेपर से भरा हुआ था और वो डाटा को एनालाइज नहीं कर पाए, इतने ज्यादा डाटा थे, इतने ज्यादा डाटा थे। बट उनके पास सारे वो डाटास का जितना भी कोऑर्डिनेट है उन सबको लिख रखा था। उन्होंने पूरे जिंदगी में अपना एक ही काम करा। उनके स्टूडेंट थे जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और वो थे कैपलर। कैपलर, तो कैपलर ने उनके डाटा को एनालाइज करा, और उसके बाद कैपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे ग्रेविटेशन के। तो जिसमें सबसे पहला लॉ था, सबसे फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑफ ऑर्बिट, अच्छा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब क्या था, उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं बेटा, प्लैनेट्स हैं, वो किधर घूम रही हैं, वो किधर घूम रही हैं, वो सभी एक इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रही हैं। जो प्लैनेट्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा बना दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो प्लैनेट्स अपने पास वो सभी एक इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रही हैं, वो सभी एक्सक्यूज मी, वो सभी एक इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रही है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो सन है अपना वो किसी फोकाई में है। इसका मतलब क्या होता है, फोकाई कैसे होता है, याद करो बेटा, जो सर्कल होता है अपने पास उसमें सेंटर होता है ना। तो जब ये इलिप्स के दोनों सेंटर या दोनों फोकाई कोइंसाइड कर जाते हैं तो ये एक सर्कल बनाता है। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होता है। तो सन आइदर यहां पर है या तो यहां पर है, दोनों में कहीं पे भी। अच्छा, दोनों में कहीं पर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो डिस्टेंस है बेटा इसे बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। जिसे ए दे दिया गया तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, एक्सिस। और इस वाले को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, एक और टर्म आता है स्मॉल ई जिसे हम लोग बोलते हैं ई सेंट्रिसिटी, सिटी। तो ये जो बेटा कोऑर्डिनेट है ना फोकाई का, उसको हम लोग लिखते हैं, यहां का कोऑर्डिनेट आइदर ए ई कॉमा जीरो लिखते हैं, और यहां का कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन को हम लोग यहां लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग माइनस ए ई कॉमा जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट पे अब आते हैं। ये तो इलिप्स के बारे में छोटी छोटी चीजें जो बाद में हमें न्यूमेरिकल के लिए काम आएगी वो था। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट पे आते हैं। सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट को कैपलर ने क्या बोला था कि ऑल द प्लैनेट्स all the planets moves in moves in elliptical moves in elliptical orbit with
with sun is at one of the foci, one of the foci, one of the foci of ellipse, ellipse। ठीक है, तो सन आइदर किसी भी एक फोकाई पे है और जितने भी प्लैनेट है वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बोला था। चलो चलो, तो कैपलर के सेकंड लॉ पे हम लोग आते हैं। कैपलर का सेकंड लॉ, ठीक, देखो, एक अगर मान लो यहां पे अपने पास सन है, थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाया जाए, है ना, इसको थोड़ा और अच्छा बनाया जाए, कोशिश करते हैं। यहां पे मान लो अपने फोकाई पे सन है यहां पर, ठीक है, तो यहां पे लाइन ज्वाइन कर देंगे। मान लो इस पॉइंट का नाम दिया मैंने 1, यहां का नाम दिया है 2। ठीक है, इसका नाम, ये जो केपलर का सेकंड लॉ है, इसे लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, एरिया। अच्छा, क्या है समझेंगे अभी। मान लो यहां पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी v2 थी, v2 थी, ये यहां से चलकर यहां पर पहुंचा है, तो इसके लिए जो एरिया डेल्टा टी टाइम्स में हुआ, मान लो डेल्टा टी टाइम्स में आया है, तो ये वाला हाइट हुआ v2 इंटू डेल्टा टी होगा, ये हाइट। और बेस यहां से यहां तक का बेस को मान लो मैंने r2 माना। सिमिलरली पार्टिकल यहां से यहां तक चलकर डेल्टा टी टाइम्स में सपोज यहां से यहां तक पहुंचा है डेल्टा टी टाइम्स में। ठीक है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 थी डेल्टा टी टाइम्स में, ये यहां से चलकर यहां तक पहुंचा है। ठीक है, मान लो यहां से चलकर ये यहां तक पहुंचा है, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये भी अपने पास क्या होगा, v1 इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। तो लॉ ऑफ एरिया, ये डिस्टेंस को r1 ले लिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहा गया, ये बोला गया कि द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, प्लैनेट sweeps, sweeps equal area, equal area in equal time interval, in equal time interval। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब कि अगर ये एरिया A1 दिया है डेल्टा टी टाइम्स में ही, है ना, या A2 दिया है, ये A1 दिया है, तो दोनों एरिया बराबर होंगे, यानी कि dA/dt ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे होगा, चलो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरिया अगर लिखे बेटा, तो एरिया आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस को मैंने r2 दे दिया, हाइट को v2 डेल्टा टी दे दिया, डेल्टा ए। ठीक है, सिमिलरली अगर इस पार्ट के लिए हम लोग लिखें तो यहां पे डेल्टा ए लिखें, तो ये कितना हो गया, हाफ r1 इंटू v1 डेल्टा टी दे दिया। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये कितना आया, हाफ इंटू r2 इंटू v2 आया, यहां आया हाफ इंटू r1 इंटू v1 आया। ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं, ये कांस्टेंट है ना, डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। इसी से एक और चीज निकला बेटा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मास m और m मना मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आया, mvr, ये क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p होता है वो, और उसी को r क्रॉस p होता है, और उसी को हम लोग लिख देते हैं p इज mv, तो ये आ जाता है mvr के बराबर। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम 2, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगुलर मोमेंटम 2 अपॉन m। चलो L2 अपॉन m,
सिमिलरली यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी अगर लिखा जाए dA/dt इज इक्वल टू हाफ, ये लिख सकते हैं हम लोग, यहां भी m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो L1/m। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि एरिया dA/dt, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट था। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम अपने पास कांस्टेंट होता है, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है mvr जो कि कांस्टेंट है, तो यहां से l तो कांस्टेंट हो गया बेटा, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि dA/dt भी कांस्टेंट ही होगा, dA/dt भी कांस्टेंट ही होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। और एक लॉजिक बेटा इसमें समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे है बेटा, तो दूसरा लॉजिक ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सिमिलरली जैसे अगर फोर्स जीरो होता था तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता था, तो अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो dA/dt भी कांस्टेंट है। द थर्ड लॉ इज द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड, है ना, तो थर्ड केपलर का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड बोला गया, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या था, उन्होंने बोला, देखो डायरेक्टली उन्होंने इसको हम लोग थोड़ी देर में प्रूफ भी कर लेंगे। उन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इसी बात को लिख देते हैं यहां पर कि द टाइम पीरियड ऑफ द द स्क्वायर ऑफ, लिखते हैं पहले, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड of revolution, revolution of planet, revolution of planet proportional to is proportional to the cube of cube of semi major, semi major axis। अच्छा, ठीक है, तो इस बात को उन्होंने बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, ए क्यूब के बराबर। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ग्राफ ड्रॉ कर लो ए क्यूब का या सेमी मेजर का क्यूब का और टी स्क्वायर का। तो अगर इस ग्राफ को आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम के कांस्टेंट इनटू ए क्यूब, मतलब इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स के जैसा लिख सकते हैं, यानी ये कर्व ऐसा होगा। ठीक है, चलो पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल और फिर दूसरा न्यूमेरिकल दोनों को ट्राई करो कि अगर बोला गया है अपने पास कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इतना एंड इतना दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। ठीक है, वो निकालिए, केपलर के थर्ड लॉ से निकल जाएगा, रेशियो निकाले आ जाएगा। दूसरा सवाल, पहले पहला करिए फिर दूसरा करते हैं, ट्राई। देखो बेटा, अपने को पता है क्या, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है, 10 का पावर 3 13 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 12, दोनों का क्यूब के बराबर, तो ये 10 आ गया। तो T1 का स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, ये किसके बराबर आया है, 10 का क्यूब के बराबर आया है ना। तो T1/T2 किसके बराबर आ जाएगा, T1/T2 किसके बराबर आएगा, 10 का पावर 3/2 के बराबर आ जाएगा। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, T1/T2 किसके बराबर आया है, अंडर रूट ऑफ 1000 के बराबर आया है। इसका मतलब है ये 10√10 के बराबर आया है। आप चाहो तो इसको 3.3 लिखकर 33.3:1 भी लिख सकते हैं, रूट
10 को क्या लिख सकते हैं, 3.3 लगभग हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग बनाकर कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड सवाल इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट अर्थ 6 आर अबव द अर्थ सरफेस, है ना। तो अपने पास ये अर्थ का सरफेस है, यहां से 6 आर है, 6 आर है। तो यहां से कितना होगा बेटा, 7 आर हो जाएगा टोटल, है ना। ये आर है, ये 6 आर है। तो अगर मैं T1 के लिए लिखूं तो T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 7 आर का क्यूब, वेयर आर इज द अर्थ रेडियस। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट विच इज एट 2.5 आर। तो यहां से 2.5 आर है। तो T2 मैं लिख दूं, T2 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2.5 और ये आर, तो कितना हो गया 3.5 आर का क्यूब के बराबर, है ना। तो अब इन तीनों को लिख लो, T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, T2 ही अपने को निकालना था ना शायद, T2 ही निकालना था। तो यहां पर है बेटा देखो 3.5 आर और यहां पर है अपने पास 7 आर का क्यूब। ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, यहां से आप देखोगे तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। ठीक है। अब देखो T1 कितना है बेटा, जब भी हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखें ना, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड उतना ही होता है जितना अर्थ का टाइम पीरियड है, जो कि 24 घंटे के बराबर है। इसीलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी, क्योंकि यह अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो T1 की वैल्यू कितनी आप लिख सकते हैं, 24 घंटे, यानी 24 × 24 में लिख देता हूं। और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। ये अपने पास कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्यूब अगर कर दें, अंडर रूट ले ले, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2√2, यानी ये कितना आ जाएगा 12/√2, यानी ये आ जाएगा 6√2/1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इस सवाल में आओ, अपने पास क्या बोल रहा है, पहले इस सवाल को पढ़ते हैं हम लोग, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर है, देन स्पीड ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज v0। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगा बेटा। अब याद करो, हम लोगों ने आज सुबह एक चीज पढ़ा था, है ना, कि यहां पर अगर मान लो सन है अपने पास, है ना, और यहां पर सपोज v है, यहां पर v है ना, ये दोनों पॉइंट पे v एंड v है। अच्छा, तो देख बेटा, ये डिस्टेंस अगर r है, मान लो ये r1 है, ये v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है, यहाँ का r2 है, तो अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था, मतलब, और मास तो सेम है, तो मतलब v1 और r1 का प्रोडक्ट v2 r2 प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब देखो किसका r1 ज्यादा है, अगर r1 ज्यादा है तो v1 को कम होना पड़ेगा। सिमिलरली r2 क्या है अपने पास, कम है, तो v2 ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी कम किसकी है, वेलोसिटी कम है v0 इसकी। ठीक है, अपने को v2 निकालना है। तो क्या बोला यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस किसको बराबर, स्मॉल आर दिया था, तो मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल आर है, मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, v2 इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू, v2 इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए, ये v0 इंटू कैपिटल आर के। ठीक है, तो यहां कैपिटल आर के, यानी यहां से v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v0 इंटू आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर आ गई। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा, सेकंड सवाल देखो क्या बोला है इसमें, कि एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट है, अच्छा, एक प्लैनेट है अपने पास, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे। एक प्लैनेट है जिसका मास m है, मूव कर रहा सन के अराउंड इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस अपने को पता है। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है अपने को। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस r1 दिया है, मिनिमम r2 दिया है। ठीक है, ये अपने को पता है। अच्छा,
तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बेटा अपने को पता है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2/2 लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। और यही किसके बराबर है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने को क्या पता था, टाइम पीरियड का स्क्वायर, केपलर का थर्ड लॉ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, R1 प्लस R2/2 का होल क्यूब की, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, R1 प्लस R2 का पावर 3/2 के। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। देख बेटा, इस सवाल को अगर हम लोग देखें, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी एंड अपोजी, एट पेरिजी एंड अपोजी ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ द सन अराउंड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। अच्छा, चलो देखते हैं क्या बोल रही है। अपने पास ये इलेक्ट्रिकल पाथ आया, यहाँ पे अपने पास सन है कहीं पे, ठीक है, इस पार्ट पे। तो जो पास वाला पॉइंट होता है ना बेटा, उसको हम लोग पास को पेरिजी और दूर वाले पॉइंट को अपोजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, अपोजी, अपोजी, और पास वाला पॉइंट पेरिजी। तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि जो पास होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो अपने पास पता है ये पार्ट का स्पीड ज्यादा होगा और इसका स्पीड कम होगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। बहुत अच्छे, मान लो इसको मैं वीपी लिख देता हूं, इसे वी ए लिख देता हूं। तो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था बेटा, कि वीपी इंटू R1, ये डिस्टेंस को अगर मैं R1 लिख लूं और उसको R2, R1 इज इक्वल टू वी ए इंटू R2 के बराबर होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, याद करो बेटा, हम लोगों ने लिखा था इसका कोऑर्डिनेट होगा ए ई कॉमा 0 के बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, ये हो गया ए ई प्लस ए के बराबर हो गया। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस ए ई के बराबर हो जाएगा, यानी R1 बराबर है ए माइनस ए ई और R2 बराबर है ए ई प्लस ए के बराबर। अच्छा, तो आप अगर वीपी अपॉन वी ई लिखें या वी ए लिखें, तो क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1, यानी कि आ जाएगा ए 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस ई के बराबर, ये कट गया। अब अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो के पी अपॉन के ए अगर लिखे हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट सवाल में अपने से क्या पूछा है कि अगर कोई अर्थ सैटेलाइट है एक्स जो कि मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। देखो बेटा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। अब अपने पास एक रिलेशन, जैसे ही ये बात पता चला तो हम लोग रिलेशंस निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है, याद करो, अगर अपने पास ये अर्थ है, यहाँ से कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितने दूरी पे रखा हुआ है, सपोज एक्स पे रखा हुआ है ना, तो ये क्या बोल रहा है, कितने डिस्टेंस पे है, x/4 पे है, x/4 पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने को पता है टाइम पीरियड का स्क्वायर शुड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि आप दूसरा, और ये 24 घंटे, तो अगर मैं T1 लिखूं तो ये प्रोपोर्शनल x/4 का पावर क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 1/4 के क्यूब के बराबर आ गया। यानी टी वन को अगर मैं लिखना चाहूं, टी वन को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, टी वन को आप लिखना चाहें, टी1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 24 × 24, और यहाँ पर कितना आ गया, 4 × 4 × 4, तो 4 से गया 6, इससे गया 6, और 2 से ये चला जाएगा कितना, 3 और 3। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी है, 24 आवर, तो यहाँ से T1 कितना आया बेटा, 3 आवर के बराबर आया। ये हो गया अपना आंसर, यही हुआ अपना आंसर।
तो T1 की वैल्यू 3R के बराबर हो गई। समझ में आया? देखो बेटा, इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल को पढ़ो। यहां पर बोला है दो सैटेलाइट ऑफ इक्वल मास, तो इक्वल मास जैसे ही बोला वैसे ही आप क्या लिख देंगे, m1 और m2 दोनों बराबर हैं, तो m1 इज इक्वल टू m2 हम लोग लिख सकते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट सेमी मेजर एक्सिस, तो अगर m1 एक का a1 है और दूसरे का a2 सेमी मेजर एक्सिस है, if their angular momentum are same, are in the ratio, if their angular momentum are in the ratio, तो अगर L1 by L2 की वैल्यू 3/4 के बराबर है तो बताना है आपको रेशियो ऑफ देयर एरियल वेलोसिटी। तो याद करो dA by dt क्या था अपने पास, एरियल वेलोसिटी था, वो कितना था, हाफ L अपॉन m के बराबर था। ठीक है, तो देखा जाए m तो सेम ही है, 2 कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, एरियल वेलोसिटी ऑफ 1, और ये किसके बराबर है, एरियल वेलोसिटी ऑफ 2। तो इसको मैं a डैश लिख दे रहा हूं सो दैट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या, समझ में आया? दूसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव अराउंड अर्थ इन अ सर्टेन ऑर्बिट देन द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट। कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, सेकंड में ही बताया था, केपलर का सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, या एंगुलर मोमेंटम भी आप बोल सकते हैं कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद वाले सवाल पे आते हैं, कंसिडरिंग अ प्लैनेट मूविंग अराउंड अ स्टार इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ टाइम पीरियड टी, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट कैसे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ऑर्बिट कैसे प्रोपोर्शनल होगा। अब इस सवाल को आप सोचे जरा। देख बेटा, इस सवाल में अपने पास क्या बोला है कि एरिया निकालने के लिए, है ना। अच्छा, तो एरिया क्या होता है बेटा, पाई ए स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट ही हम लोग लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है तो हम लोग मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट ही अपने पास। अपने को पता है क्या, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सेस का। तो सेमी मेजर एक्सेस को अगर मैंने मान लो कुछ आर ले लिया है तो वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। यानी कि आर और ए यहां सेम ही है, तो आप चाहो तो ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल को सर्कुलर ऑर्बिट भी मानकर करें तो सेम ही बात है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर बाई 3 के। तो एरिया कैसे प्रोपोर्शनल है, एरिया प्रोपोर्शनल है ए के स्क्वायर के, यानी कि एरिया प्रोपोर्शनल है टी, जिसकी वैल्यू ये है ए की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर यानी टी का पावर 4/3 के प्रोपोर्शनल है, यानी अपना आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। देखो बेटा वापस से देखो, अपने पास क्या बोला गया था कि प्लैनेट है जो, है ना, वो घूम रहा है। तो जो अपना प्लैनेट है वो घूम रहा है, चलो एक सेकंड रुको जरा। तो प्लैनेट है अपने पास, वो घूम रहा है किसी स्टार के अराउंड में, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ टी। तो टी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, ए का क्यूब के बराबर प्रोपोर्शनल है ना। ये कैपलर का थर्ड लॉ था। तो ए किसके प्रोपोर्शनल है, टी का पावर 2/3। अब मान लो जो अपने पास एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पाई इंटू आर 1 इंटू R2 हो जाएगा इलिप्स के केस में। बट क्योंकि R2 के बारे में नहीं पता अपने को, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी सेमी मेजर एक्सेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मान लेंगे हम लोग, है ना। अब ए की वैल्यू क्या थी, यह आपने निकाला है, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करो तो निकल जाएगा कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर या सेमी मेजर एक्सेस के स्क्वायर के, और सेमी मेजर एक्सेस खुद प्रोपोर्शनल था टी स्क्वायर बाई 3 के। तो आप इस पूरे का स्क्वायर, चलो इस लाइन को मैं वापस लिख देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस लाइन को मैं यहां पर वापस लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि a इज प्रोपोर्शनल टू t 2/3 का स्क्वायर। तो अब पावर क्या होता है, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बनेगा t का पावर 4/3 बनेगा। ठीक है,